नहीं देखे हैं, मतलब सिलेबस नहीं देखे हैं। सिलेबस देखे हैं ना, ऐसा टॉपिक बाई टॉपिक बांट दिया है। यानी मेहनत करने की जरूरत है। साइंस का बहुत हल्का हो गया है। एकदम नौवा दसवां का क्वेश्चन रहेगा। और आपका हर चीज नौवा दसवां का रहेगा, सिर्फ यही नहीं, नौवा दसवां का हर चीज रहेगा। इतिहास जब हम लोग पढ़ रहे थे, इतिहास को 3 भाग में बांटे थे ना। आज तो मेरा इतिहास का पहला क्लास होगा। इतिहास इससे पहले क्या सर करा रहे थे आप लोग को। तो उम्मीद है कि आप लोग इतिहास उनसे बेहतर पढ़े होंगे। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इसके बाद एक विश्व इतिहास है। और जो 9 10 का जो सिलेबस डाला है, तो विश्व इतिहास आप लोग को पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ेगी। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानना पड़ेगा। आर्थिक महामंदी कब आया, ठीक है। बुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, ये सब जानना जो है जरूरत रहेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए फिर आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग चलते हैं। ठीक है, इससे पहला जो टॉपिक दिया आपका एनसीईआरटी सार संग्रह में, वो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, फिर कैसे कैसे फैक्ट्री लगाए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जो हम बोलेंगे उससे अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और जहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे उससे कहानी थोड़ा सा सुन लेंगे इसके बारे में। क्या ज्यादा टाइम जो है उसमें हमारा खत्म नहीं होगा। ये समय जो है वो काफी कम है समय हम लोग के पास। और कम समय में बेहतर करना होगा तो जितना स्मार्ट तरीका से काम को किया जाए। चलिए देखिए, जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए पहला लाइन कह रहा है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो जो प्रथम यूरोपीय वो पुर्तगाली थे। और कौन थे पुर्तगाली, वास्को डिगामा थे। वास्को डिगामा कब आया था, 17 मई 1498। कहाँ पर आए थे, तो कालीकट में पहुंचे थे, ठीक है। और इनका जो सहयोग कौन किया था, तो अब्दुल माजिद नामक जो है नाविक था, अब्दुल माजिद नामक जो है नाविक का नाम था, वो इनका सहयोग किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो स्वागत किया था, वो जो स्वागत जो किया था वो कौन किया था? जमोरीन किया था। स्वागत कौन किया था, जमोरीन जो है स्वागत किया था, ठीक है। और इन्हीं को माना था कि भारत की खोज जो है वास्को डिगामा ने किया था। पहले जो हम लोग सिर्फ 1498 याद रखते थे तो काम चल जाता था। 11 हजार वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, सब क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है हम लोग को। और इसमें इसके बाद देखिए पुर्तगाल आता है, पुर्तगाल अंग्रेज है, डच है, फ्रांस है, डेनिश है, फ्रांसीसी है। ये सब कंपनियों का आगमन जब जैसे से हुआ है, ये अपना फैक्ट्री लगाएंगे। तो आगे हम तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम खुद से क्या करेंगे, आपको कहानी के तौर पे सुना देंगे, और क्वेश्चन में नहीं दिया होगा इसलिए, तो ठीक है। ये समय कम है और समय को जो है मद्देनजर रखते हुए हम लोग को जल्दी जल्दी खत्म करना है। क्लास आप लोग का जो है काफी कम लिया जा रहा है मेरे द्वारा। देखिए, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, कोई वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। भारत आगमन का जो था 17 मई 1498, इसी डेट को जो है हर हाल में याद रखिएगा, ठीक है। बिहार दरोगा में भी आया था, बिल्कुल आया होगा। जैसे क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। भले क्वेश्चन जो सुनने में बड़ी आसान लगता है, लेकिन कभी कभी जब ये जो स्मॉल डेट है ना, बहुत बार फंसाता है बच्चा को। चलिए, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था, आपको पहले बताओ तो जमोरीन था, वही स्वागत किया था। कालीकट का जो शासक था ना, उसी को जमोरीन कहा जाता था, ठीक है। वहाँ के जो शासक थे उसको जमोरिन कहा जाता था। इसलिए जो क्वेश्चन आएगा तो स्वागत कौन किया था वास्को डिगामा का कालीकट बंदरगाह पे, तो जमोरिन ने स्वागत किया था। और सहायता अगर पूछे तो अब्दुल मानिद नामक जो है नाविक था, वही सहायता किया था। चलिए आगे देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, यानी जो कोठी को क्या बोलते थे, फैक्ट्री, कहाँ स्थापित किया।
कोचिन में किए थे, कब किए थे, कौन बताएंगे क्या? कोई बताएंगे कब किए थे? कब किए थे? 1500? सबको जो है एक बार बारी बारी से बताते चलेंगे, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय हुआ था वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, 1505 में, ठीक है? 1505 से 1510 तक। इससे पहले कौन था? अल्बुकर्क था। और इसके बारे में जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में जानिए, जो हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। कौन सा पॉलिसी लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको बोलते हैं नीले जल की नीति। नीले जल की नीति, ठीक है? 1500 में विजय पाल, राधे 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 भाई। देखिए ये जो लाइन दिया हुआ है ना नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है, इसका श्रेय पूछता है किसका श्रेय है, ठीक है? भारत में तंबाकू की कृषि, प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। तंबाकू पूछ दे, काजू पूछ दे, प्रिंटिंग प्रेस पूछ दे, आलू पूछ दे, ये सब किसका देन है? ये पुर्तगालियों का देन है, ठीक है? और प्रथम जो है प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापना किया था? गोवा में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। और पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक जो था कौन था? अल्बुकर्क था, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। चलिए, भारत पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। यही जानते 1509 में वायसराय बनता है पुर्तगालियों का। और 1510 में जो है गोवा पे जीत लेता है, किससे? यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को जीत लेता है फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क, ठीक है? जय हिंद। कल आप क्लास में नहीं थे? सिलेबस देख के डर लग रहा है क्या? तो कल क्लास में नहीं थे, क्लास से ही गायब हो जा रहे हैं। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे डच। किस चीज का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। और डच जो अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाया था? मसूलीपट्टनम में लगाया था ना, 1605 में। शादी में नवादा आए हुए हैं? अच्छा, मतलब एग्जाम छोड़ के शादी घूमा जा रहा है, क्या बात है? तो सबका कंपनी का एक बार लिखवा दे क्या आप लोग को? कब कौन क्या कब 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 फैक्ट्री स्थापित किया था? या बोल देते हैं उससे भी हो जाएगा आपका काम? लास्ट में लिखवा देंगे, चलिए आगे पढ़ लीजिए, लास्ट में लिखवा देंगे। 1605 में डच लगाता है, 1611 में जो है मसूलीपट्टनम में अंग्रेज लगाता है। या इसमें दिया भी होगा? दिया हुआ ही है, देख लीजिए। देखिए विदेशी कंपनियों का आगमन दिया है, पहले विदेशी कंपनियों का आगमन देख लीजिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था, एस्टाडो द इंडिया कंपनी के नाम से। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। कब आया था? 1498 में जो है भारत आया था, 17 मई 1498। आज आज का क्वेश्चन बचा नहीं।
कालीकट। कालीकट में स्वागत कौन किया था? ले लीजिए। लिस्ट में आया कीजिए सवेरे मतलब। चलिए आगे देखिए। पुर्तगाल के बाद कौन आया था? अंग्रेज आया था। जो मोरी ने किया था, बहुत बढ़िया। पुर्तगाल के बाद कौन आया था? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अपनी कंपनी किस नाम से स्थापित किया? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, कहा था? ब्रिटेन से 1600 में आया था, अपना स्थापना किया था। कहाँ पे स्थापना किया था? सूरत में। फिर इसके बाद जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हॉलैंड में 1602 में मसूलीपट्टनम में स्थापना किया था। फिर डेनिस आया था, तो डेनमार्क से 1616 में आवन कोरिया फ्रेंको वार। ठीक है, फिर इसके बाद फ्रांसिस आया था सबसे बाद में। जो फ्रांस से था 1664 में, सबसे लास्ट में पूछता है सबसे लास्ट कौन सी कंपनी का स्थापना हुआ था? फ्रांसीसी का हुआ था 1664 में। कहाँ पर स्थापित किया था? सूरत में किया था। ठीक है, और देखिए भारत आगमन आने का क्रम जब आपसे पूछेगा तो पहले पुर्तगाल आया था, फिर डच आया था, फिर ब्रिटिश यानी अंग्रेज आया था, फिर डेनिस, फिर फ्रांसिस, फिर स्वीडिश। और कंपनी स्थापना की बात कीजिएगा तो देखिए पहले पुर्तगाल किया था, पहले कंपनी आपका स्थापना। और 2 नंबर पे देखिए अंग्रेज आया, पहले डच, लेकिन कंपनी स्थापित कौन किया? ब्रिटेन यानी ब्रिटिश वाला यानी अंग्रेज वाला किया था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आने का क्रम पूछेगा पुर्तगाल के बाद कौन आ रहा है? डच आ रहा है। नहीं दिख, जो नहीं किया इसे नहीं दिख रहा है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपका जो है आ गया था 1600 में, लेकिन स्थापना कंपनी किया था 1611 में। ठीक है, आया था कब? 1600 में ये आ गया था, लेकिन अगर अपनी फैक्ट्री और स्थापित कब? 1611 में किया था। ठीक है, इससे पहले जो डच वाला था 1602 दिया, 1605 में कर लिया था स्थापना। नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं ना, सुनिए। हर चीज जो है देखना जरूरी नहीं है, कुछ सुनना भी याद रखना, जो डायरेक्ट याद रखिए, ये सब ऐसे भी याद करने वाला चीज है। चलिए खोजकर्ता देखिए, विभिन्न देश का खोजकर्ता का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। खोजकर्ता और देश, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत की खोज किया था 1498। कोलंबस जो खोज क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो अमेरिका की खोज किया था, कब किया था? 1492 में किया था। ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज। ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन किया था? कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है सब। फिर तस्मान, तस्मान ने किसका खोज किया था? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, तो दक्षिण अफ्रीका में इसका खोज कौन किया था? बर्थेलोमियो डियाज। बर्थोलोमियो डियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। देखिए अभी ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को तुरंत ऊपर बताए थे, यहाँ पे आ रही गया। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने लागू की थी। कौन लागू किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने लाया था? ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। बोलिए, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बना गया? देखिए, औपचारिक मुख्यालय जब गोवा का पूछेगा तो नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा के समय में है गोवा को क्या बना दिया गया था? औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था गोवा को। ठीक है, तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? कोई बताएंगे? दीपिक में क्वेश्चन दिया हुआ है लूसेंट में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज और मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगाली जो है हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया था? कॉटेज और मेडा काफिला पद्धति।
गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था गोवा को, कब किया गया था, 19 दिसंबर को। इसको जो है स्टार करके डेट लिख लीजिए, ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के डच कहाँ के निवासी थे? डच अपना जो है कहाँ का, हॉलैंड का निवासी, वर्तमान में जो नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, पुर्तगाल आया था 1698 में, लेकिन इसके बाद में गया था 1961 में, यही क्या था, 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा से मुक्ति मिला था, भारतीय सशस्त्र बल जो है इसको हटाया गया था। यूरोपीय शक्ति में भारत ने पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1698 ईस्वी में प्रवेश किया, तथा भारत में सबसे अंत में 1961 ईस्वी में भी यही गया था। मतलब पहले आया भी कौन था, पुर्तगाली, और गया भी बाद में, सबसे बाद में गया भी कौन था, पुर्तगाली ही गया था, 1961 में गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए तो कोई दिक्कत है तो। और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए सबको याद रखना जरूरी है। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डच को। डच जो है सूती वस्त्र पर जो है काफी प्राथमिकता दे रहा था डच, ठीक है। अरुण भाई कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो। अब आप लोग को जो क्लास जो होगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलाया जाएगा, जो एक महीना बचा हुआ है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा क्लास, ठीक है। अब इधर उधर से जो भी मतलब होगा वो हम लोग छाट छाट के थोड़ा बहुत, अब अभी नहीं सोचेंगे कि सब्जेक्ट को खत्म करना है या कंप्लीट बुक करना है। तो जो टॉपिक जो मतलब सोच रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो टॉपिक दिया है CSVC, वही टॉपिक आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी बोलेगा वो भी डच किया था, ठीक है। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। पूछता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था बेदरा का युद्ध। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था लंदन में, तो भारत का सम्राट जो उस टाइम थे वो कौन थे? अकबर थे। अगर ऑडियो में अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 में आया था। वही 1608 में जब आया था ना जहांगीर के दरबार में, फ्रेंड नाम के लेटर लेकर आया था, फ्रेंड नाम से लेटर लेकर आया था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में, और प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था। उसका जो अंग्रेज आया था वो अपना अस्थायी कारखाना जो पहले 1611 में खोलने का प्रयास किया था, लेकिन उस टाइम जो है जहांगीर उसको क्या किया था, आदेश नहीं दिए हुए था कंपनी स्थापित करने का। अगर हम यहाँ पे टाइम मेरे पास होता तो उसको जो पूरा आपको बताया था कि कैसे कैसे कंपनी स्थापित हुआ था। थोड़ा सा टाइम का जो है पाबंद है मेरे ऊपर। और मसूलीपट्टनम में जो अपने कंपनी स्थापित करने का प्रयास किया 1611 में, तो असफल हो गया। फिर बाद में जहांगीर का जो है आदेश, मतलब जहांगीर जो है उनको जो है क्या बोलते हैं उसको, फरमान जारी कर दिया जहांगीर, और उनको आदेश दे दिया कि आप जो है यहाँ पे अपनी कंपनी लगा सकते हो। 1613 में वो अस्थायी कंपनी स्थापित कर दिया। और कहाँ पे स्थापित किया? तो सूरत में स्थापित किया था अंग्रेज, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 9th 10th का। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, ठीक है। सर जॉन चाइल्ड को जो है निष्कासित कर दिया गया था, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा जो है निष्कासित कर दिया गया था।
गाना का वॉइस वीडियो में आ रहा है क्या? गाना का वॉइस वीडियो में आ रहा है क्या? कॉपीराइट आ जाएगा ना फिर। और देखिए आवाज फुल करके। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण इस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाअधिकार पत्र जो है दे दिया, यानी महाअधिकार पत्र जो है फरुखसियर दे दिया। फरुखसियर को क्या हुआ था, जख्म हो गया था, तो इनका इलाज के लिए जो है हैमिल्टन आया था, डॉक्टर हैमिल्टन आया था, ठीक है। और वही इलाज जो कर दिया था, सफल इलाज हो गया था, तो फरुखसियर जो है ना महाअधिकार पत्र जारी कर दिया था कंपनी को शासन करने के। यहीं से तो ब्रिटिश जो पूरा फैल गया था, अंग्रेज 1717 में जो है अधिकार दे दिया था, ठीक है। नहीं आ रहा है ना? 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया। 1664 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। देख रहे दहेज में पूरा का पूरा दे दिया जा रहा था। तो दहेज प्रथा यहाँ से नहीं चलते आ रहा है, बहुत पहले से चलते आ रहा है, इसलिए आज दहेज का विरोध कर रहे हैं। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोना और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? अपना बिहार था। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? अपना बिहार था, ठीक है। तो कर्नाटक एक थोड़ा सा देखिए एक बार, देखिए इसको याद रखिए, इसमें से युद्ध में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। कर्नाटक 3 को युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1746 से 48। फिर देखिए 1749 से 54। और तीसरा जो हुआ था 1756 से 63। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है यह। 1749 से 54, 1746 से 48, किसे याद रखेंगे? 46 से 48, 49 से 54। जब दो युद्ध हो गया है तो 2 साल बाद में 1756 से 63 में हुआ था तीसरा। और इसको इसको जो समाप्त कैसे हुआ था, ट्रिक बना लीजिए ऐप को। पहला हुआ था एक्सला सापेल की संधि से 1748, जब जिस वर्ष युद्ध समाप्त हुआ था उसी वर्ष। फिर दूसरा जो हुआ था पौंडीचेरी की संधि 1755 में, कहीं कहीं 1754 ही देगा। तीसरा हुआ था पेरिस की संधि 1763 में। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो और निर्णय था, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। दूसरा युद्ध में क्या हुआ था कि ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया था। और तीसरा में क्या हुआ था, फ्रांस की पराजय हो गई थी, ठीक है। और पहला जो कर्नाटक विश्व युद्ध हुआ था, मतलब कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसका होने का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था इसमें। फिर कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। फिर सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण हुआ। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। यह हम लोग ऊपर में पढ़े हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। ये तो हो गया, कोलकाता का स्थापना कौन किए थे, संस्थापक शहर का? तो अब इसमें अपना मन से क्वेश्चन पूछे क्या, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो देखिए छोड़ हटाइए। कोलकाता का संस्थापक कौन, किसे माना जाता है? जॉब चौर्नो को माना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कोलकाता शहर का संस्थापक कौन है? स्टार इसको कीजिए। मद्रास का फ्रांसिस डे। नई दिल्ली एडविन लुटियंस, इसको भी स्टार कीजिए। और बम्बई का गेराल्ड एंगियर। बम्बई का कौन किया था? गेराल्ड एंगियर ने किया था। गेराल्ड एंगियर जो था वो सूरत का प्रेसिडेंट भी था, ठीक है, और बम्बई का गवर्नर भी रहा है। गेराल्ड एंगियर का सूरत का प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट। और
बंगाल का गवर्नर। वर्ष 1664 में फ्रांसिस कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो 1664 में जो की गई थी वो कोलवर्ट की सहायता से। ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें के शासनकाल में की गई थी फ्रांसिस कंपनी की स्थापना। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? 1664 में सूरत में किया था ना फ्रांसीसी वाला। एनके सिंह कौन सा बुक? एनसीईआरटी का सार संग्रह है भाई। देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसमें स्टार्ट कीजिए पहले, उसके बाद पढ़ा जाए इसमें। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? फ्रांसीसियों द्वारा जो फोर्ट लुई किला बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? पौंडीचेरी में बनाया गया था। और पौंडीचेरी के युद्ध से कर्नाटक का कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो। और आप लोग को पता है नेक्स्ट क्लास की संधि, पौंडीचेरी की संधि, पेरिस की संधि, तीन वो संधि आप लोग वही पढ़े थे, बताइए तो कौन सा संधि समाप्त हुआ था? पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन था, फ्रैंको मार्टिन। बहुत बढ़िया बात है, हिस्ट्री खत्म कर दिए पूरा। तो यहाँ पर अगर रिवीजन कर लीजिए और बेहतर हो जाएगा। पुर्तगालियों को सौली किस स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? देखिए, पुर्तगालियों को जो है सौली के स्थान पर, यानी सौली की जगह का नाम है, और किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित कर दिया था? थॉमस बेस्ट थे, यही पराजित किए थे। तो आप अगर जगह का नाम नहीं देगा, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि पुर्तगालियों को जो है कौन सा अंग्रेज पराजित किया था? वो थॉमस बेस्ट था। ठीक है। कौन सा कर्नाटक युद्ध? कर्नाटक युद्ध तीन हुआ था, कौन सा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? सबसे पहले बंडीवास का युद्ध याद रखिए। बंडीवास का युद्ध कब? 1760 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांसीसी को पराजित किया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था बंडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांस की क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी और अंग्रेज जीत गए थे। इससे पहले 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डच के बीच में। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो है कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। सबसे लास्ट कौन सा युद्ध होता है? तो फ्रांस क्या होते हैं? पराजय हो जाती है फ्रांस की। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था आपका 170 की संधि से समाप्त हुआ था 1748 से। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था? 1746 से लेकर 48 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क 1510 में जो है बीजापुर के सुल्तान थे, कौन था? यूसुफ आदिल शाह थे। बीजापुर के सुल्तान अगर पूछ देगा कौन था वहां पे, तो यूसुफ आदिल शाह था। देखिए, 1509 में जो अल्बुकर्क के पुर्तगाली गवर्नर बनता है, ठीक है, और 1510 में ये जो गोवा के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के, उससे क्या करते, गोवा को छीन लेते हैं। और अभी गोवा मुक्ति दिवस पढ़े थे, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। सबसे पहले आया पुर्तगाल था 1498 में, गया कब था? 1961 में गया था। बस छोटा छोटा पॉइंट, इसको क्या कीजिए, याद करके रखिए। यहाँ का कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए, यूरोपीय कंपनी का आगमन खत्म हो गया, छोटा छोटा टॉपिक है इसमें। और आप लोग को आज एक अनाउंस कर दे रहे हैं, कल 12 बजे क्लास होगा।
दिन में। दूसरा कर्नाटक की समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि से, ठीक है। अब ये ना बताए थे, दूसरा पांडिचेरी की संधि से समाप्त, तीसरा पेरिस की संधि से समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में देखना है अब हम लोग को। बंगाल के नवाब कौन कौन थे उसके बारे में पढ़ना है। पहले मुर्शिद कुली थे, 1713 1727 तक थे। फिर उसका सुजाउद्दीन आता है, फिर सरफराज खां आता है, फिर अलीवर्दी खां आएगा, फिर सिराजुद्दौला आएगा, फिर मीर जाफर आएगा, मीर कासिम आएगा, फिर मीर जाफर दोबारा उसको नियुक्त किया जाएगा, फिर निजामुद्दौला आएगा, फिर सैफुद्दौला आएगा, फिर मुबारक उद्दौला आएगा। 1713 से शुरू होकर 1775 तक चलते रहेगा ऐसे, ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां था। तो 1727 ईस्वी तक रहा था। हम्म। अब इसके बाद कौन आएगा? सुजाउद्दीन आएगा ना, 1727 तक रहेगा। 10 साल किया था, उसके बाद 12 साल करेगा सुजाउद्दीन। इस सब कहानी से बहुत अच्छा से याद होता है। ऐसे हम लोग के पास समय कम है, इसलिए इसको जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी बस रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन आप लोग अगर ज्यादा यहाँ पे पढ़ाए तो आप लोग भी बोर हो जाइएगा। फिर मतलब ये कहाँ, मतलब ये पूरा अलीवर्दी कहाँ के, सब प्रैक्टिस का खेल है, याद करना कुछ अथी नहीं है। सब जो जो रिवीजन के सबको याद रहेगा। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। मुर्शिद कुली खान जो था अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित किया, ट्रांसफर किया था, यानी स्थानांतरित किया था। ढाका से कहा? मुर्शिदाबाद। सिंपल याद रखना है, मुर्शिद कुली खां नाम के साथ इसको जोड़ दिए मुर्शिदाबाद। कहा? ढाका से कहा? मुर्शिदाबाद। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है ना। देखिए, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। इसमें जो भी बुक में दिया हुआ है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना, जो यूरोपीय थे उनकी तुलना जो है मधुमक्खी से किया था? बंगाल के गवर्नर थे अपने अलीवर्दी खां थे, बंगाल के गवर्नर। अलीवर्दी खां का शासनकाल बता सकते हैं कोई क्या? बिल्कुल भी आई है। अलीवर्दी खां का कब था? 1740 से 1756। इसके बाद सिराजुद्दौला आता है, 1757 तक रहता है सिराजुद्दौला इसके बाद ना। फिर मीर जाफर आएगा, 60 से 63 तक रहेगा। फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम आता है। ये आई क्या क्वेश्चन? अगर सबका शासन काल अगर आप लोग याद रखिएगा ना, तो पता है कितना फायदा होगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ गया, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना। अब ब्लैक होल की घटना क्या है ना, ये पता रहे या ना रहे, ठीक है। ठीक है, 1756 याद रहे तो याद रहे, 1756 तो सिराजुद्दौला का शासनकाल था। आंसर लगा दीजिएगा सिराजुद्दौला, ठीक है। तो वो चीज है ना, डेट इसका याद रखना बहुत जरूरी है। 9 फरवरी 1757 को औली नगर की संधि किसके मध्य हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो है औली की संधि हुआ था। 1757 से लेके 1760 तक कौन था? मिर्जापुर था। लेकिन 1756 से लेकर 1757 तक कौन था? आपका सिराजुद्दौला था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसे को तो लॉर्ड बोलना नहीं चाहिए, लॉर्ड को तो घस दीजिए। लॉर्ड भगवान को बोला जाता है, इसे भगवान है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है
इससे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ था। फिर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। और पूछा किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, जीत जाते हैं। और कहीं कहा जीत जाते हैं कि मीर जाफर जो धोखा दे देता है। मीर जाफर जो क्या करता है, धोखा दे देता है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात यानी धोखा कौन दे दिया था? यही मीर जाफर दे दिया था। इसी को अंत में जाके बंगाल का शासक बना दिया गया था। बंगाल का नवाब जिसको बोलते हैं, इसी को बना दिया गया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको स्टार्ट कर लीजिए। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। देखिए, जब विश्वासघात करके जो है रॉबर्ट क्लाइव को जितवा देता है, सिराजुद्दौला उसमें हार जाता है, तो क्या कहते हैं, मीर जाफर को 1757, देखिए 1756 से 1757 तक सिराजुद्दौला है शासनकाल में। अब उसी बीच हो गया 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध हुआ, इसे मीर जाफर क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया सिराजुद्दौला के साथ। अब रॉबर्ट क्लाइव जो जीत जाता है। और जब धोखा दिया तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर दिया, बना दिया बंगाल का नवाब मीर जाफर को। 1757 में बना, फिर 1760 में इसको जो है भागना पड़ता है। आगे से बताया जाएगा। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? ये प्लासी का युद्ध से ही मानी जाती है। लेकिन अगर आप पूरा पूरे बड़ी मतलब बढ़िया से फैला फैला कर था, तो अगर बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। यहाँ पे तो अंग्रेज जो अपना आधिपत्य ही जमा लिए थे 22 अक्टूबर 1764 के बाद से। ठीक है। गुड इवनिंग। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर इसे बंगाल का नवाब बना दिया था। तो मीर कासिम को बना दिया था बंगाल का नवाब। मीर जाफर को क्या कर दिया था, हटा दिया था। क्लाइव था, मीर जाफर जो क्या था, क्लाइव के हाथों की कठपुतली था, है ना। और मीर कासिम जो था, मीर कासिम कौन था इसका, मीर जाफर का कौन था, मीर कासिम था, बताइए तो। मीर कासिम और मीर जाफर में कुछ संबंध था ना। सुनीता यदुवंशी, जय हिंद जय बिहार। कई दिन के बाद आप दिखाई दिए हैं। बारिश के पानी में मतलब नहा रहे थे क्या? मीर कासिम और मीर जाफर के बीच में कोई संबंध था क्या, बताइए तो। जल्दी से कमेंट कीजिए। अरे भाई, गजब। मीर कासिम जो था मीर जाफर का क्या दामाद था, क्या था, दामाद था मीर कासिम मीर जाफर का। बोलिए। नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। और यही मीर कासिम था ना जो अपना राजधानी कहाँ का, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था। मुंगेर में एक मुगदलपुर जगह का नाम है, वहीं पे अपना राजधानी क्या कर लिए थे, स्थानांतरित कर लिए थे। बंगाल की राजधानी का क्रम कैसे है, पहले ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद लाया, तो मुर्शिदाबाद कौन लाया था, मुर्शिद को लिखा मुर्शिदाबाद लाया था। फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया, मीर कासिम ले आया। छोटा छोटा चीज था मतलब, याद रखिए। चलिए आगे देखिए अब। थोड़ा सा ये जो है ना डेट के, स्मॉल डेट के साथ ये सब, ये डेट को याद रखना है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए। सबसे पहले ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756। किसके समय में हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757। क्लास बंद होने का कारण था कि स्टेटमेंट वाले सर का बुक आ रहा है मार्केट में और बुक पे काम चल रहा था, तो बस उसमें बिजी थे। अब क्लास एग्जाम तक बंद नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। इसी में था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। फिर एक बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। दोनों संधि याद रखिए, एक हुआ था 12 अगस्त 1765 और एक हुआ था 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दोनों संधि को क्या करना है? याद रखना है। बनारस की संधि याद रहे या ना रहे? 1773 में जैसे बनारस की संधि, लेकिन इसको याद रखिए या ना रखिए पता नहीं, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है। देखिए 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। कौन कर दिया? अंग्रेज। यहाँ से अंग्रेज का जो है ना आधिपत्य शासन चलने लगा। क्वेश्चन आता है किस युद्ध के बाद जो अंग्रेजों का शासन जो है विस्तार रूप से मतलब फैल गया था? ये 22 अक्टूबर 1764। हम इसी दिन पैदा हुए थे 22 अक्टूबर के। मतलब इस दिन से अंग्रेज का शासन चल रहा था। चलिए आगे देखिए। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुंडो कैसे था? ब्रिटिश सेना को नेतृत्व कर रहा था। आई एम कमिंग ब्रो था, उससे क्या मतलब है आई एम कमिंग ब्रो? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था, इसी को हरा दिया गया था। तो बंगाल का नवाब तो इसको बनाया गया था, मीर कासिम को हरा दिया था, तब फिर से मीर जाफर को क्या कर दिया गया था? बंगाल का नवाब बना दिया गया था। पार्टी ली है। ये तो है, खाली बस कहाँ से खाए खातिर मिल जाए। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब निजामुद्दौला के बीच में होगा और तथा कलाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है कलाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। इलाहाबाद की दोनों संधि आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो कब हुई थी? अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग। गांधी जी हमारे साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। ठीक है, गांधी जी के साथ जो है ना वो तो एडवोकेट थे, तो हम उनका मुंशी थे, उनका बैग ढोके गए थे दक्षिण अफ्रीका हम भी। ठीक है। चलिए पहला 12 अगस्त 1765, दूसरा जल्दी टाइप कीजिए। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान हो गई थी? यही हुई थी, इलाहाबाद की संधि से प्राप्त हुई थी। दूसरा 16 अगस्त 1765। बहुत अच्छा, बस इस तरीके से याद रखना है। स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। कितना बार पूछा क्वेश्चन है, तो स्टार कर लीजिए। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। हम कोई एग्जाम में बैठे हुए तो ये क्वेश्चन आया था, हम पढ़े ही नहीं थे इसके बारे में।
मतलब पढ़े थे, लेकिन जो है ना कोई बुक में इतना दिया नहीं था कि स्वर्ग से पुष्पवंशी नायक किसे कहा जाता है। जब दिया था तो उस टाइम उतना ध्यान नहीं था। तो उस टाइम हम मतलब क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए थे कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। लेकिन उस टाइम तुक्का लगाए थे और तुक्का में मेरा सही हुआ था ये। कोई एसएससी लेवल का कोई एग्जाम में थे शायद, सीएचएसएल वाला में थे या एमटीएस वाले में, कुछ दोनों में से कोई एक में थे। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंगाल में द्वैध शासन जो लागू किया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। यही चीज तो समझ में नहीं आता था कि स्वर्ग से उत्पन्न काहे इसको बोला जा रहा है। इसका इसके बारे में जानना है ना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। हम हो सकता है तो एनसीईआरटी एक दिन लाएंगे, आप लोग को बताएंगे। ठीक है, एक दिन एनसीईआरटी में आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सिराजुद्दौला के इसके समय में जो है ना बहुत काफी विकास हुआ था अंग्रेजों का। ठीक है, सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम्सबर्ग आक्रमण के समय इसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर सारण ले लिया था। उसे फुल्टा द्वीप पर जो लिया था किसके समय में? गवर्नर ट्रेक के समय में लिया था फुल्टा द्वीप पर। अब ये स्थापना काल को तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसका संस्थापक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बंगाल के संस्थापक कौन थे? एसएससी का मतलब होता है कि खाना कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बर्तन कैसे धोया जाता है। जीडी में तो, अरे आप बिहार पुलिस के लिए बने हैं तो जीडी का काहे टेंशन ले रहे हैं? जीडी 10th लेवल पर है आपका, बिहार पुलिस इंटर लेवल पर, तो कैसे वहां से ऊपर रहिएगा। बिहार में नौकरी कीजिएगा तो कोनो जिला में ड्यूटी जाएगा तो कहीं पुआ मामा मामी नाना नानी मिल जाएगी। कहाँ सेंट्रल में पढ़े हैं? बिहार से अच्छा नौकरी मिलेगा। देखिए, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद में निजामुल मुल्क थे चिनकलिज खां था। इसको रट्टा मार जाइएगा। भरतपुर का चूड़ामणिया बदन सिंह। भरतपुर का संस्थापक कौन थे? चूड़ामणिया बदन सिंह थे। कर्नाटक सआदतुल्ला खां। और जब अवध आएगा तो सआदत खां, और कर्नाटक आएगा तो सदातुल्ला खां। अवध और कर्नाटक को रिलेट करके याद रखिए। अवध सआदत खां। मेरी बहन सीरियस अपने हो गई, बहुत बढ़िया। मिठाई लेकर आइए तब तो। अगर घर में बहन को जॉब हो गई है तो मिठाई बनता है ना, पार्टी दीजिए। सआदत खां का ही जो दूसरा नाम था वो बुरहान उल मुल्क था। जयपुर के संस्थापक कौन थे? सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर के संस्थापक। अच्छा, 2023 वाली ही है। हम्म। रुहेल पठान यानी रुहेल खंड के संस्थापक कौन था? मोहम्मद का बंगला था, रुहेल खंड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैसूर का हैदर अली। वर्ष 1842-44 से गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल माना जाता है। इसमें आक्रमण वगैरह जो है कम हुआ था।